नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। खबरों की शुरुआत करते हैं, रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर कांवड़ यात्रा की तैयारी में सरकार पूरी तरीके से जुटी हुई है। सीएम धामी कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करेंगे, ये जानकारी सामने आ रही है। तकरीबन दोपहर 2:30 बजे कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा जो है वो की जाएगी। कांवड़ यात्रा के सफल संचालन पर भी मंथन किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर हरिद्वार से, यहां पर कांवड़ यात्रा की तैयारी में सरकार जो है पूरी तरीके से जुटी हुई है। सीएम धामी कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। 2:30 बजे ये समीक्षा की जाएगी। दोपहर 2:30 बजे कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करेंगे सूबे के मुखिया। कांवड़ यात्रा के सफल संचालन पर मंथन किया जाएगा। आगामी कांवड़ यात्रा को हरिद्वार जिला प्रशासन तैयारियों में जुट चुका है। प्रशासन का कहना है कि कांवड़ यात्रा के दौरान तय नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। कांवड़ यात्रा के दौरान हॉकी, डंडों या फिर त्रिशूल लेकर चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कांवड़ यात्रा की तैयारी में जुटा हरिद्वार प्रशासन। सीएम के निर्देश पर पुख्ता इंतजामों में जुटा प्रशासन। डीएम ने बैठक कर अधिकारियों को दिए निर्देश। कांवड़ यात्रा के लिए करें चाक चौबंद इंतजाम। जुलाई महीने में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार जिला प्रशासन तैयारियां चाक चौबंद करने में जुटा हुआ है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रशासन को यात्रा की सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी के निर्देश के मद्देनजर हरिद्वार के डीएम और एसएसपी ने कांवड़ यात्रा के मद्देनजर बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की है। डीएम ने अधिकारियों को सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में सिडकुल के प्रतिनिधियों से भी चर्चा हुई। डीएम हरिद्वार ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान उद्योगों पर असर नहीं पड़े, इसके लिए जरूरी प्रबंध किए जाएंगे। इसके साथ ही कांवड़ यात्रियों को गर्मी से राहत देने के लिए उन पर पानी के फुहारे के लिए भी इंतजाम किया जाएगा। वहीं एसएसपी हरिद्वार ने कहा कि यात्रा के दौरान शासन स्तर से मिले निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। यात्रा के दौरान कांवड़ियों को हॉकी, डंडे या त्रिशूल साथ लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही डीजे की आवाज को भी नियंत्रित किया जाएगा, जिससे किसी को असुविधा न हो। साधु संत समाज हैं, उनको हम लोगों ने बुलाया है। सिडकुल के प्रतिनिधियों को बुलाया, क्योंकि कांवड़ के समय में हम ये नहीं चाहते कि हमारे जितने भी उद्योग धंधे हैं उन पे एक उल्टा इफेक्ट पड़े, और एक विंडो हम लोग लगातार प्रोवाइड करें। उनके जितने भी ट्रांसपोर्टेशन से लेकर जो भी सुविधाएं उनको देनी है। और तीसरी चीज़, अभी जो कांवड़े आएंगे तो चूँकि गर्मी बहुत है इस बीच में, तो हम लोग एक स्पेशल एक शावर, एक टनल हम लोग बना रहे हैं लगातार 3-4 लोकेशंस में। और कोशिश करेंगे कि यहाँ से लेकर नारसन तक, जहाँ तक हमारा बॉर्डर पड़ता है, वहाँ पे जगह जगह पे हम लोग टनल्स वगैरह बनाएं, ताकि गर्मी में जैसे लोग आते हैं तो उनको एक पानी की बौछार भी उनको मिले और उनको एक। देखिए, डीजे एक इस कल्चर में कहीं ना कहीं जुड़ गया, जो कांवड़ यात्री आते हैं, लेकिन इसको रेगुलेट करने की बात उच्च स्तर पर हुई है कि जो उसकी नॉइस है इसको रेगुलेट किया जाए। तो इसको लेकर भी हम जागरूकता अभियान चला रहे हैं। साथ ही साथ जिन जनपदों से, जिन राज्यों से कांवड़िए आते हैं, वहां पर भी इस चीजों को वहां के उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया। इस बार की कांवड़ यात्रा में 3 करोड़ से अधिक कांवड़ियों के हरिद्वार आने का अनुमान है। ऐसे में यात्रा के दौरान कोई अव्यवस्था नहीं हो, इसके मद्देनजर प्रशासन जरूरी इंतजाम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इसी खबर पे जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अंशुमान जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। अंशुमान, पूरी तैयारी कांवड़ यात्रा को लेकर की जा रही है और समीक्षा दोपहर 2:30 बजे खुद सूबे के मुखिया की ओर से भी की जाएगी। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल बस निश्चित तौर पर, क्योंकि जुलाई के महीने में कांवड़ की यात्रा शुरू होनी है। और उत्तराखंड में जब कांवड़ की यात्रा हालांकि शुरू होती है तो अलग अलग प्रदेशों से लोग आते हैं, कांवड़िए आते हैं, और ये लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में कांवड़िए आते हैं। अगर पिछले साल का आंकड़ा देखें तो लगभग 3 करोड़ 80 लाख का आंकड़ा था हेमंत, और एक बड़ा आंकड़ा है और उत्तराखंड को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। और क्योंकि पूरी तैयारी तो की जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कई बार उपद्रवियों के द्वारा बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, और उसके साथ ही ट्रैफिक का इशू बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे में इससे पहले 16 तारीख को एक डीजीपी की बैठक हुई थी, जिसमें अंतर्राज्यीय पूरी बैठक थी, कोऑर्डिनेशन बैठक, जिसमें अलग अलग राज्यों के जो पुलिस ऑफिसर्स थे उनको बुलाया गया था, और किस तरीके से कांवड़ में और प्रदेशों की सहायता ली जाए और शांतिपूर्वक तरीके से पूरी कांवड़ की यात्रा करवाई जाए, इसको लेकर पूरी बातचीत हुई थी।
आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बैठक इस बात पर है कि अभी हरिद्वार को लेकर क्या तैयारियां हैं और जब कांवड़ की यात्रा शुरू होगी तो उसको लेकर पुलिस प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं की गई हैं जी। और ट्रैफिक प्लान कैसे तैयार किया गया है, क्योंकि जब कांवड़ की यात्रा शुरू होगी तो लाखों की संख्या में जो कांवड़िया होंगे वो जल लेने के लिए हरिद्वार के क्षेत्र में आएंगे और हरिद्वार होते हुए ऋषिकेश होते हुए फिर वो चारधाम के क्षेत्रों में जाते हैं। ऐसे में ट्रैफिक का इशू भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो हेमंत, क्योंकि लगातार ये आंकड़ा बढ़ता नजर आ रहा है, चारधाम की यात्रा इस वक्त क्योंकि चल रही है और जिस तरीके से रुझान लोगों का जो बाहरी प्रदेशों को लेकर लोग हैं उनका दिख रहा है, तो इससे लगता है कि इस बार की कांवड़ यात्रा में ज्यादा श्रद्धालु पहुंचेंगे। तो ऐसे में किसी प्रकार की अंशुमान, कुछ नए नियम भी दरअसल इजाद किए गए, तो एक मानक भी तय किया गया है हेमंत जी। नए नियमों को समझाना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, न केवल हरिद्वार के लोगों के लिए बल्कि जो लोग वहां पर आएंगे कांवड़ लेकर। बिल्कुल हेमंत, क्योंकि मैं आपको इसका पूरा प्रारूप स्ट्रक्चर बता देता हूं कि जब अंतर्राज्यीय कोऑर्डिनेशन बैठक हुई उसमें डीजीपी के साथ पूरी बैठक हुई थी, सभी जो प्रदेश के अलग अलग प्रतिनिधि थे उनके साथ। तो उसमें एक मानक तैयार किया गया था कि पहले जो कांवड़ लोग लेकर आते थे तो उसकी जो हाइट होती थी वो बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन इस बार उसके लिए तय किया गया कि 12 फीट से ऊपर कांवड़ियों जो कांवड़ लेके आएंगे उस कांवड़ की हाइट नहीं हो सकती। और उसके साथ ही क्योंकि डीजे जो लोग लेके आते हैं वो बहुत तेज बजाते हैं, बहुत ज़्यादा लाउड आवाज़ होती है, इसलिए उसकी लाउडनेस कम करने के लिए उसकी सीमित मात्रा तय करने के लिए कहा गया है और सभी को इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं। उसके साथ ही बहुत सारे लोग जो आते हैं तो वो बहुत उपद्रव करते हैं। ऐसे में जो उत्तर प्रदेश की सीमाएं हैं या उत्तराखंड की जगह है जहां पर कांवड़िए आते हैं, ऐसी जगहों पर सीसीटीवी कैमरास भी लगाए जा रहे हैं और उसका जो सर्विलांस ऑफिस होगा वो, क्योंकि अभी सरदार पटेल भवन का लोकार्पण किया गया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से, वहां पर पूरे जो कैमरे हैं चाहे वो चारधाम के क्षेत्र के हों या कांवड़ के क्षेत्र के हों, ऐसे पूरी निगरानी यहीं से बैठे बैठे की जा सकेगी। इससे किसी प्रकार का उपद्रव नहीं होगा। अगर कोई उपद्रव होता है तो ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड में लगातार चल रहा है और उसके तहत लगातार लोगों को मुकदमा किया जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है जो आकर यहाँ पर उपद्रव करते हैं। तो प्रयास यही है कि जो लोग बाहरी प्रदेशों से आ रहे हैं, क्योंकि जो लोग हरियाणा से वाकई इसको लेकर इंतजाम किए गए हैं। लगातार आप बने रहिए हमारे साथ। ऋषिकेश का रुख कर लेते हैं। इस बीच एक बड़ी जानकारी, G20 के ढांचागत विकास कार्यक्रमों की तीसरी बैठक आज है। ऋषिकेश के निकट नरेंद्र नगर में ये बैठक शुरू होगी, ये जानकारी है। कुल 63 विदेशी डेलीगेट्स ढांचागत विकास के एजेंडे पर चर्चा करेंगे और प्रतिनिधि योग और ध्यान शिविर में भी शिरकत करेंगे, ऐसी भी जानकारी है। और 28 जून को ट्रेनिंग कॉलेज के ग्राउंड में क्रिकेट मैच भी खेला जाएगा। तो 28 जून को ट्रेनिंग कॉलेज के ग्राउंड में क्रिकेट मैच भी खेला जाएगा। विदेशी मेहमानों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और बैठक जो है आज तीसरी बैठक होनी है और उसी को लेकर तैयारियां बहुत समय से चल रही थी ऋषिकेश के अंदर। ऋषिकेश के निकट नरेंद्र नगर में शुरू होगी ये बैठक। 63 विदेशी डेलीगेट्स ढांचागत विकास के एजेंडे पर चर्चा करेंगे। उत्तराखंड में G20 की तीसरी बैठक ऋषिकेश में होने जा रही है। ऋषिकेश में G20 इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य समूह की बैठक होगी। बैठक में शामिल होने के लिए G20 के सदस्य देशों के डेलीगेट्स उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, जिनका भव्य स्वागत भी किया जा रहा है। G20 की बैठक को लेकर ऋषिकेश में तैयारी पूरी। 26 से 28 जून तक G20 इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य समूह की बैठक में शामिल होने को डेलीगेट्स पहुंच रहे उत्तराखंड। डेलीगेट्स का देवभूमि में किया जा रहा भव्य स्वागत। G20 इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य समूह की बैठक 26 से 28 जून तक ऋषिकेश में होने जा रही है। G20 के सदस्य देशों के साथ ही आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के कुल 63 प्रतिनिधि बैठक में भाग लेंगे। G20 इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य समूह बुनियादी ढांचे के निवेश के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करता है, जिसमें बुनियादी ढांचे को एक परिसंपत्ति वर्ग के रूप में विकसित करना, गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे के निवेश को बढ़ावा देना और बुनियादी ढांचे के निवेश के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए नवीन उपकरणों की पहचान करना शामिल है। ऋषिकेश में होने वाली 3 दिवसीय बैठक के दौरान औपचारिक चर्चाओं के साथ ही प्रतिनिधियों के लिए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
प्रतिनिधियों को उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति और प्राकृतिक छटा का भी दर्शन कराया जाएगा। इसके लिए 28 जून को डेलीगेट्स के लिए भ्रमण की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही डेलीगेट्स के लिए रात्रि भोजन का आयोजन कर उनका उत्तराखंड के स्थानीय व्यंजनों से परिचय कराया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में आयोजित हो रही G20 की बैठकों को दुनिया में राज्य की विशिष्ट पहचान बनाने के लिहाज से अहम बताया है। रामनगर और नरेंद्र नगर में G20 की 2 बैठकों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है और अब ऋषिकेश में G20 इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य समूह की बैठक होने जा रही है, जिसकी सफल मेजबानी के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। टिहरी से संवाददाता जगत तोपवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो G20 की बैठक को लेकर ऋषिकेश पूरी तरीके से तैयार है। अंशुमान हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हमारे सहयोगी। अंशुमान, G20 की बैठक को लेकर, क्योंकि तीसरी बैठक है, उसमें कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत भी होगी और इन्वेस्टमेंट को लेकर भी चर्चाएं होंगी। 2 सफल बैठक हुई, तीसरी बैठक, क्या जानकारी? बिल्कुल हेमंत, उत्तराखंड को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली थी जिसमें 2 बैठक पूर्ण रूप से संपन्न हुई और बहुत बेहतरीन ढंग से संपन्न हुई। और जो पहली बैठक हुई उसकी तारीफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की थी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब उनसे मुलाकात की थी जी। तीनों बैठक के उद्देश्य अलग अलग थे। आज जिस बैठक की शुरुआत हो रही है उस बैठक का उद्देश्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर है। अलग अलग देश किस तरीके से एक साथ मिलकर जो उभरते हुए शहर हैं उसके निर्माण में किस तरीके से अपना योगदान दे सके, इसको लेकर आज पूरी ये वर्किंग कमेटी की बैठक है। और इसमें 20 देशों के प्रतिनिधि तो शामिल हेमंत होंगे ही, उसके साथ ही 8 देशों के अलग प्रतिनिधि को भी आमंत्रित किया गया है। हालांकि कुछ देशों के प्रतिनिधि नहीं आ पाए हैं तो वर्चुअल रूप से इसमें जुड़ेंगे और बैठक में जो अहम मुद्दे हैं उस पर चर्चा तो होगी ही, लेकिन उसके साथ ही उत्तराखंड की जो विरासत है, उत्तराखंड की जो संस्कृति है उससे भी उनको अवगत कराया जाएगा। इसलिए बैठक की शुरुआत में पहले उन्हें योग कराया जाएगा, उसके बाद गंगा आरती तो उनको करवाई ही गई, लेकिन उसके साथ ही जब बैठक समाप्त होगी तो उनको पास में ओनी गांव ले जाया जाएगा जिससे वो उत्तराखंड की विरासत को, उत्तराखंड की संस्कृति को, उत्तराखंड की प्रकृति को अच्छे से समझ सकें। और उसके साथ ही क्योंकि जो 2 बैठकें हुई, एक स्वास्थ्य को लेकर, भ्रष्टाचार उन्मूलन को लेकर बैठक हुई, जो अलग अलग जो रामनगर में हुई, दूसरी बैठक हुई, इन सभी बैठकों का उद्देश्य यही था कि अलग अलग जो देश हैं, जो G20 के प्रतिनिधि हैं, वो सभी देश कैसे मिलकर, एक साथ मिलकर भ्रष्टाचार का निवारण पर काम कर सके। या जो आज बैठक शुरू हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर, जिसमें भारत कैसे उन देशों का सहयोग कर सकता है और जो अलग देश है वो हिंदुस्तान का कैसे सहयोग कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है उसको लेकर दरअसल काम किया जाएगा। अंशुमान बन रही है हमारे साथ, तो आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में पर्वतीय जिलों के साथ मैदानी इलाकों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 4 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट है। बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश को लेकर नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर में अलर्ट जारी किया गया। केदारनाथ यात्रा अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है। तो ये जानकारी है, जाहिर सी बात है कि बारिश लगातार हो रही है और उसी को लेकर ये अलर्ट जारी किया गया और जो यात्रा है उसको भी स्थगित कर दिया गया है। इसको लेकर अब जब तक आदेश नहीं आता तब तक यात्रा जो है वो शुरू नहीं होगी। जाहिर सी बात है, एक बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन पर होती है और सरकार पर होती है, सिस्टम पर होती है। उसी को लेकर, उसी को ध्यान में रखते हुए ये दरअसल फैसला जो है वो लिया गया है। भारी बारिश के चलते उत्तराखंड में स्थितियां जो हैं वो काबू में रहें, इसको लेकर पूरे प्रयास भी किए जा रहे हैं। नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर में अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने अलर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। भारी बारिश की वजह से कई जगह जलभराव और भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त है। बारिश से पैदा हालात को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर जायजा लिया और अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने को कहा है। उत्तराखंड में भारी बारिश का सिलसिला जारी। जलभराव, भूस्खलन से जनजीवन प्रभावित। मुख्यमंत्री धामी ने हालात का लिया जायजा। अधिकारियों को अलर्ट रहने के दिए निर्देश। मौसम विभाग ने 26 जून तक प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक प्रदेश में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। राजधानी देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, उत्तरकाशी और टिहरी जिलों में
बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। कई जगह मलबा आने से सड़कें ब्लॉक हो गई हैं। बाधित सड़कों से मलबा हटाकर यातायात सामान्य करने में प्रशासन की जेसीबी मशीनें लग रही हैं। वहीं देहरादून और हरिद्वार में जगह जगह बारिश का पानी भरने से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। बारिश के कारण पैदा हालात का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने ही भूस्खलन और जल भराव के मद्देनजर किए जा रहे राहत कार्यों के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में मानसून के सक्रिय होने के मद्देनजर अधिकारियों को आपसी समन्वय रखते हुए अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए। अगले 5-6 दिन मानसून आने की भी पूरी संभावना है और साथ ही में अलर्ट भी जारी हुआ है। उसको लेकर आज आपदा प्रबंधन में जाकर जानकारी ली है। सभी जिलों से भी बात की है, आपदा प्रबंधन के अधिकारियों से भी बात की है कि सबका आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहे, आपस में सब एक साथ तालमेल के साथ कोई भी स्थिति हो उस स्थिति के लिए निपटने के लिए, उस स्थिति से पार पाने के लिए सक्षम हो। और जगह जगह रास्ते बंद हो जाते हैं और रास्ते खोले जाएं। बहुत सारी जगह पर जो बरसात से पहले नाले बंद हो जाते हैं उन सभी को साफ किया जाए। सभी जिलाधिकारियों से भी बात की है कि सब लोगों को अलर्ट मोड में रहना है। केदारनाथ धाम में भी तेज बारिश हुई है। बारिश को देखते हुए रविवार सुबह श्रद्धालुओं को सोनप्रयाग और गौरीकुंड से आगे नहीं जाने दिया गया। प्रशासन ने कहा श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर मौसम साफ होने पर ही श्रद्धालुओं को आगे जाने की अनुमति दी जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चार धाम यात्रा को देखते हुए अधिकारियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। सीएम के निर्देश पर प्रशासन सभी एहतियाती कदम उठा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इसी खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अंशुमान जुड़े हुए हैं और सुनील सोनकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। सुनील, क्या कुछ व्यवस्थाएं अब अधिकारी लेवल पर यहां दिखाई दे रही हैं, क्योंकि लगातार अलर्ट जारी कर दिया गया और बारिश की वजह से दिक्कतें लोगों को ना हो, उससे बचा जा सके? क्या इंतजाम देख पा रहे हैं आप? देखिए, अगर बात करी जाए तो यहाँ पर प्रशासन तैयार है और अगर जिला प्रशासन की बात करी जाए तो सभी जिला अधिकारियों को यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं कि जो 5 दिन का यहाँ पर बाहरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और अगर आपदा प्रबंधन की बात करी जाए तो आपदा प्रबंधन का भी मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ पर निरीक्षण किया गया है, जो आपदा प्रबंधन की है। और यहाँ पर सभी जो इंतजाम है उसको पुख्ता कर दिया जाए, इसको लेकर सभी जी ठीक है सुनील, मैं लौट रहा हूं। अंशुमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अंशुमान, क्या व्यवस्था वहां पर देखने को मिल रही है? क्योंकि हमने ये भी देखा कि 2013 जैसा डर लगने लगा, इस तरीके का जिक्र भी होना शुरू हो गया, क्योंकि जिस तरीके की स्थितियां वहां बनी, हवा इतनी गति से है, तकरीबन 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है वो हवा वहां पर चल रही है। इस तरीके की स्थितियां भी देखने को मिली, तो इससे निपटने के लिए इंतजाम क्या? हेमंत, निश्चित तौर पर वो डर तो सताता ही है, चाहे वो 13 की आपदा हो या उसके बाद अभी रिसेंटली आई रैनी आपदा, उसको कोई नहीं भूल सकता है। और क्योंकि ये ज़रूरी भी है कि जब मानसून आ रहा है उससे पहले तैयारियां पूर्ण की जाए, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से कहा गया कि अभी जो बारिश हो रही है वो अभी प्री मानसून के तहत है, लेकिन आने वाले 2-3 दिन में मानसून उत्तराखंड में एंटर कर जाएगा। और लगातार देहरादून में भी अलग अलग जगहों पर बारिश हो रही है और उसके साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश तो हो ही रही है। इसलिए केदारनाथ की यात्रा को भी रोका गया है, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा है और जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है तो लैंडस्लाइड होता है। हम क्योंकि कल नरेंद्र नगर थे हेमंत, क्योंकि वहां पर लगातार जब देहरादून से हम गए तो फिर बारिश लगातार हो रही थी। और बारिश में ऐसे में जब आप रास्तों पर चलते हैं तो दिक्कतें बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि रास्तों के बगल ही पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा होते हैं और ज़्यादा बारिश से मिट्टी कमज़ोर हो जाती है और फिर पेड़ के गिरने की भी संभावना है। उसके साथ ही जो पहाड़ कमज़ोर है, जो जर्जर हैं, उनके भी गिरने की संभावना यानी लैंडस्लाइड की संभावनाएं बहुत आम हो जाती हैं। और रास्तों में कई जगहों पर देखा जहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ था। और ऐसे में जब रास्ते बाधित होते हैं तो हेमंत बहुत दिक्कतें होती हैं। जेसीबी हालांकि तैनात की जाती है, पीडब्ल्यूडी विभाग काम करता है, लेकिन फिर भी जब बारिश बहुत ज्यादा होती है तो ऐसे में दिक्कतें बहुत होती हैं। हालांकि आपदा प्रबंधन विभाग का निरीक्षण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया, सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने की सलाह दी, किसी का फोन स्विच ऑफ होना नहीं चाहिए, 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहें, जिससे सभी जिला प्रशासन के लोगों को, जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं
कि अगर कहीं भी प्राकृतिक आपदा आती है, कहीं भी ऐसी सिचुएशन बनती है, क्योंकि बारिश लगातार अगले 4 दिन और होने वाली है। पहले 3 दिन का रेड अलर्ट अलग अलग जगहों पर, चाहे चंपावत हो, बागेश्वर, अंशुमान, क्योंकि लगातार यात्रा का अगर हम जिक्र करें उसमें लोगों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है। चुनौती भी जाहिर सी बात है प्रशासन के सामने ज्यादा होती है, सरकार के सामने ज्यादा होती है, तो इसको लेकर क्या और अतिरिक्त व्यवस्था करने का प्रयास है? क्योंकि पिछले बार की जो समस्याएं होती हैं उससे निपटने के लिए एक सीख के तौर पर उसको समझा भी जाता है, लेकिन अब जब एक तरफ चुनौती भी है और लगातार लोगों में की संख्या जो है यात्रा को लेकर बढ़ रही है, तो उसको लेकर क्या, क्योंकि पर्यटक भी लगातार वहां पहुंच रहे हैं। हेमंत, क्योंकि जब चारधाम की यात्रा उत्तराखंड में शुरू होती है तो सबसे पहले जो चुनौती होती है और तैयारी की जाती है वो मौसम को लेकर ही की जाती है। क्योंकि जब लोग रास्तों पर चलते हैं, जब रास्ते बाधित होते हैं, उसको लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग को और बीआरओ भी उसमें सहयोग करता है। और क्योंकि चारधाम की जो यात्रा होती है हेमंत, वो जब अप्रैल के माह में शुरू होती है तो मई और जून ये 2 महीने पीक पर चलती है, लेकिन जून के एंड तक आते आते क्योंकि मानसून आ जाता है और फिर जुलाई और अगस्त ये 2 महीने यात्रा फिर डाउन हो जाती है। और उसके बाद सितंबर से जब मानसून कम होता है, जब बारिश कम होती है, फिर से यात्रा पीक पर जाती है। तो अब जब बारिश का मौसम आ रहा है, क्योंकि अब देखिए केदारनाथ की यात्रा को अभी रोक दिया गया है अगले आदेश तक, क्योंकि अब वहां पर बारिश होगी, पहाड़ी क्षेत्र, जाहिर सी बात है कि लोगों की हिफाजत को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर कड़े जो नियम हैं, कड़े निर्देशित अधिकारियों को हालांकि कर दिया गया हो सूबे की मुखिया की ओर से। सुनील भी लगातार बने हुए हैं। सुनील, क्योंकि हम पर्यटकों का अगर जिक्र करें, बहुत दिक्कतें होती हैं। हिमाचल प्रदेश में हमने देखा कुल्लू और मंडी में बादल फटने की वजह से वहां पर स्टक हो गए लोग और वहां ट्रैफिक जैम की स्थिति बन गई है। तो क्या इसको लेकर ये व्यवस्था करने के लिए क्या इंतजाम किया जा रहा है? हेमंत, देखिए किस तरीके से मैंने पहले बताया कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हर चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जैसे आपने बताया कि बादल फटने की जो सबसे ज्यादा घटनाएं पहाड़ों पर हो, पहाड़ों में तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करा जाए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि कई विषम इससे ऐसी जगह है जहां पर पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसी को लेकर कहीं ना कहीं आपदा प्रबंधन को पुख्ता किया गया है। हर तहसील स्तर पर यहाँ पर आपदा प्रबंधन केंद्र बनाए गए हैं और जैसे ही मौसम विभाग को अलर्ट जारी करता है तो सभी अलर्ट मोड पर यहाँ पर देखे जाते हैं, क्योंकि 2013 की आपदा के बाद जो सिस्टम में परिवर्तन आया है वो देखने को मिल रहा है कि मौसम विभाग का कोई भी जो चेतावनी होती है उसको हल्के में नहीं लिया जाता है। और अगर क्योंकि अब जैसे जैसे बारिश तेज होती चली जाएगी, क्योंकि आज भी काफी तेज बारिश की यहाँ पर अनुमान जताया गया है और जैसे मैं अभी लाइव दे रहा हूँ तो बारिश शुरू हो चुकी है, तो ये बताया जा रहा है कि आज भी काफी तेज है। और ऐसे में प्रशासन बिल्कुल आने वाले 2-4 दिनों में बारिश जो है उसका अलर्ट ज्यादा है और इसी को लेकर जानकारियां पहले से दे दी गई हैं। बहुत शुक्रिया सुनील जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अंशुमान, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इसी के साथ अपना उत्तराखंड में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।